अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका उर्दू का टीचर सर अब्दुल गफ्फार भट्टी। हम आज उर्दू सब्जेक्ट के हवाले से पढ़ेंगे और उर्दू से रिलेटेड जो बुनियादी बातें हैं हमारे तालिब इल्म को उनका जानना ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ये हमारा पहला लेक्चर है, तो लिहाजा पहले हमारी जो उर्दू के हवाले से जो बुनियादी बातें हैं उनको जान लेते हैं और उसके बाद हमारी फ़र्दर क्लासें तामीर ऐप पे आप देखेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद हमारे जो कोर्स है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम उर्दू को की बुनियादी बातों से लेते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि आया कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो इंटरमीडिएट क्लासेस में पहुँचने के बाद भी हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को उर्दू के हवाले से वो बेसिक बातें पता नहीं होती जो उनको मालूम होना ज़रूरी है। जैसे उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो याद रहे कि बेटा उर्दू जो है हमारे पास, तो ये जो है हमारे पास तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू हमारे पास तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। और इससे पहले की बात याद रखें कि उर्दू जो है हम इसको ज़बान पढ़ें या ज़ुबान पढ़ें, तो हमारे स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि ज़बान या ज़ुबान में क्या है। मैंने अक्सर देखा है कि जब सवालात पूछे जाते हैं कि बताएं बेटा आप कौन सी ज़बान में बात करते हैं या आप कौन सी ज़ुबान में, तो हमारे जो बच्चे होते हैं ज़बान और ज़ुबान में फ़र्क नहीं कर पाते। तो पहले ये जान लें कि ज़बान में और ज़ुबान में फ़र्क है। यानी एक होती है ज़बान और एक है हमारे पास ज़ुबान। तो दोनों में क्या है, फ़र्क है हमारे पास ज़बान में और ज़ुबान में। ज़बान का मतलब होता है जब आप सवाल किया जाए तो आपको बताना होगा कि मैं घर में कौन सी ज़बान में बात करता हूँ। और जब आपसे पूछा जाए कि आपकी ज़ुबान कौन सी है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट्स ऑफ बॉडी टंग को हम ज़ुबान कहते हैं। खैर, उर्दू जो मेरा तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसका जो मीनिंग्स आते हैं, जो माने इसके हैं वो आते हैं लश्कर के आते हैं। और लश्कर के कहने की इसकी दो वजह हैं कि आया कि हम इसको लश्कर क्यों कहते हैं। नंबर एक पर लश्कर कहने की जो वजह है वो ये कि जब 712 में मोहम्मद कासिम ने सिंध को फ़तह किया, फ़तह करने के बाद जब लोग साउथ एशिया में अपने सब कॉन्टिनेंट में बरज़ख़ीर में आए, तो यहाँ के लोगों की जो ज़बानें थी वो मुख्तलिफ थीं। जो आने वाले थे मुसलमान, उनकी ज़बान मुख्तलिफ थी। जब आने वाले फ़ातिह कौम को जब मग़लूब कौम से मिलना पड़ा या उनसे ताल्लुकात रखने पड़े या मार्केट में आना पड़ा, तो उनको मुश्किलात पेश आईं। तो उनके आने वाले जो मुसलमान फ़ातिह थी और यहाँ के रहने वालों के मेल मिलाप से एक नई ज़बान वजूद में आई, जिसे हम लश्करी ज़बान कहा करते थे, जिसे तुर्की में लफ्ज़ उर्दू का आता है। चूँकि ये लश्कर वाले बोला करते थे इसलिए इसको लश्करी ज़बान कहा जाता था। दूसरी वजह इसको लश्कर कहने की ये है कि जैसे एक लश्कर में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग शामिल होते हैं, तो लिहाजा उनसे मिलकर लश्कर बनता है। ऐसे ही जो उर्दू ज़बान है ये मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़, मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फ़ाज़ों का से मिलकर बनी है, उनका मजमूआ है, इसलिए इसे हम उर्दू ज़बान कहते हैं। अब बात करते हैं कि उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि हमारे बहुत से जो बच्चे होते हैं वो ज़बान में और बोली में फ़र्क नहीं कर पाते कि आया कि ज़बान में और बोली में क्या फ़र्क है। तो यहाँ बुनियादी बात आपके लिए यहाँ भी जानना ज़रूरी है कि ज़बान में और बोली में क्या फ़र्क है। देखें, जब ज़बान की बात होगी तो ज़बान से मुराद हमेशा याद रखिएगा कि जिसको लिखा जाए, जिसको पढ़ा जाए, तो लिहाजा जिसके अल्फ़ाबेट्स या हरूफ़ तहजी हों हम उसको ज़बान कहेंगे और जिसको सिर्फ बोला जाए हम उसको बोली कहते हैं। ज़बान की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, जैसे उर्दू है, सिंधी है, फ़ारसी है, अरबी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, पश्तो है, बलोची है। ये सब की सब क्या है, ज़बानें हैं। और बोली में जो हमारे पास है, जैसे हमारे पास मेमन फैकल्टी होती है, जो मेमनी जो बात करते हैं वो बोली कहलाती है। ऐसे हमारे पास हिंदको है, वो भी हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास बोली कहलाती है, क्योंकि इनको लिखना चाहें तो उर्दू में या फिर पंजाबी में इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर तो एक बुनियादी फ़र्क ये है कि आसानी से कि जिसके लिखा पढ़ा जाए, इसके हरूफ़ तहजी हो, उसको हम ज़बान कहेंगे, जिसको सिर्फ बोला जाए हम उसको बोली कहेंगे। अब जब उर्दू ज़बान बन रही थी तो फ़ौरन से उसका नाम उर्दू नहीं रखा गया था। उर्दू की तारीख़ के हवाले से मुख्तलिफ़ अदबार में इसके मुख्तलिफ़ नाम रहे हैं। जैसे एक दौर में इसका नाम जो शुरू में रहा वो इसका नाम रहा हिंदुई, इसको हिंदुई कहा जाने लगा। और फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ इसके नाम में और तब्दीली है, इसका नाम फिर हिंदी रखा गया। और फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ
اس کے پھر نام میں تبدیلی آئی، اس کا نام اردو معلی کہا جانے لگا اس زبان کو۔ اردو معلی کہنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مغل بادشاہ میں ایک جو شاہجہاں بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے اردو کے بولنے والوں کے لیے ایک الگ کالونی بنائی تھی، جیسے ہمارے یہاں نیول کی کالونی ہوتی ہے، آرمی کالونی ہوتی ہے، اسی کالونی ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کہتے ہیں، ایک الگ کالونی بنا کے دی تھی، ان کے الگ رہائش بنا کے دی تھی کہ آپ یہاں پہ آئیں اور اردو زبان پہ کام کریں۔ تو لہٰذا اس علاقے کو، اس محلے کو، اس کالونی کو اردو معلی کا نام دیا گیا، اور بعد میں اسی کا نام اردو معلی پڑ گیا۔ پھر بعد میں مختصر دور کے بعد اس کا نام پھر تبدیل ہوا، اس کا نام اردو رکھا گیا، اس کا نام اردو رکھا گیا اس کا نام، اور پھر اردو کے بعد مختصر اس کا نام اردو بھی رکھا گیا۔ ایک بات یاد ہے کہ اس کا نام اردو کا تاریخی نام جو ایک ہے وہ ریختہ بھی رہا ہے۔ تو ریختہ کے حوالے سے ایک مشہور شعر جو کہ غالب کا ہے، آپ کو اچھا یاد ہو کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو یہ ہمارے اردو کے تاریخی نام جو وقت و ادوار کے ساتھ کیا بدلتے رہیں۔ اردو کی بس صرف یہاں پہ نہیں ہوتی، اردو جس علاقے میں گئی اردو کا نام بھی وہی پڑ گیا۔ جیسے یہ دہلی میں گئی تو اس کا نام دہلوی پڑ گیا، اور جب یہ لکھنؤ میں گئی تو اس کا نام لکھنوی پڑ گیا۔ تو وقت کے حساب سے اس کا نام بھی کیا ہوتا رہا، بدلتا رہا۔ تو یہ دہلی میں گئی تو دہلوی، اور لکھنؤ میں گئی تو لکھنوی اس کا نام ہوتا گیا۔ تو یہاں تک بچوں ہمارے پاس اردو کے حوالے سے جو بنیادی باتیں تھیں آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی۔ اب مزید جو باتیں ہیں اردو کا کورس ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ آپ کے سامنے اگر ذکر کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اردو کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں نثر اور ایک کو کہتے ہیں ہم نظم۔ تو ہماری جو اردو ہے نصاب کے مطابق وہ ان دو چیزوں میں تقسیم ہے، نثر اور نظم۔ پھر نثر کی مختلف حالتیں، قسمیں، اس طرح نظم کی بھی کیا مختلف حالتیں، قسمیں، انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاس میں ان کو مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، امید کرتا ہوں کہ آپ کی ابتدائی کلاس بہت بہتر رہی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو بہت سمجھ میں آئے گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، اور مزید ہم کلاس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تعمیر ایپ پر۔ جب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بھرپور خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔